हम तो सुन रहे हैं हर जगह से कि लंबे लाइन है सिलेंडर के लिए। अंत में जो लोग के अनुभव है उनको ही जान। हम चाहते हैं कि ये जल्दी खत्म हो। तो देखिए, देश के भीतर सियासी तापमान चरम पर है। वजह इंटरनेशनल है, लेकिन देश के भीतर मुद्दा इस वक्त एलपीजी सिलेंडर है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सड़क से संसद तक पहुंच चुकी है। विपक्ष सरकार पर गैस सिलेंडर की कीमतों और संभावित संकट को लेकर सवाल उठा रहा है, प्रदर्शन कर जवाब मांग रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि ये सब अफवाह है, जनता को गुमराह करने की कोशिश है और इनके पीछे सियासी मकसद छिपा है। इस बीच हापुड़ से आई खबर ने इस बहस को और तेज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई में एक घर से 32 अवैध एलपीजी सिलेंडर बरामद होने का दावा किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी से। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसे एक राजनीतिक साजिश षड्यंत्र बताया है। जांच इस पर जारी है, केस दर्ज किया गया है, लेकिन इस एक घटना ने देश की सियासत को जरूर गरमा दिया है, उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया, क्योंकि सवाल अब कई हो गए हैं। क्या गैस सिलेंडर को लेकर जो संकट इस वक्त जमीन पर दिखाई दे रहा है, वो पैनिक की स्थिति ज्यादा है? क्या हकीकत वैसी नहीं है, हकीकत उससे इतर है? काला बाजारी का सच क्या है? एक्शन क्या हो रहे हैं, या सिर्फ ये सियासी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात हैं, दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है, ऐसे समय में देश के अंदर गैस सिलेंडर के मुद्दे पर फैल रही खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम करेंगे महत्वपूर्ण चर्चा और सियासत और हकीकत के बीच का फर्क समझेंगे। कौन फैला रहा है अफवाह, उससे पहले कुछ बयान आपको सुनाते हूँ, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय सबसे पहले उनसे करवा दें। समाजवादी पार्टी से इस वक्त अनुराग भदौरिया हमारे साथ आ गए हैं, एलजेपीआर से विनीत सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी से एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से अंशवत हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी, आज तो बड़े आरोप आपके ऊपर, बॉम्बार्डिंग कर दी है बीजेपी ने। सीधे सीधे हापुड़ में जो 32 सिलेंडर मिले हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी से नाम जोड़ दिया है कि काला बाजारी में आप लोग लिप्त हैं और उनके जितने भी नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, सबकी एक्स की जो वॉल्स हैं, ट्विटर की जो वॉल्स हैं, वो इन पोस्ट से इस वक्त भरी पड़ी हैं। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, फिर से लगी कतार है, फिर से मारा मार है, फिर जनता की चीख पुकार है, जनता फिर लाचार है और बीजेपी कहती है ये सब अफवाह है और विपक्ष जिम्मेदार है। कमाल की बात है, हर बात में विपक्ष जिम्मेदार है। 60 रुपया एलपीजी पे आपने बढ़ाया और तो और ये कह रहे हैं सब अफवाह है। तो जितने टीवी चैनल जो अपनी ये कतार दिखा रहे हैं, चाहे नेशनल जितने भी टीवी चैनल हैं, तो सब पे कार्रवाई कर दीजिए भैया। सब अफवाह फैला रहे हैं, सब दिखा रहे हैं कि लाइन लगी हुई है, लोग अपने आई कार्ड लिए खड़े हैं, उनको गैस नहीं मिल पा रही है, वो 2-3 दिन से परेशान है, तो सब पे एफआईआर कर दीजिए ना, सभी टीवी चैनलों पे। ये सब अफवाह फैला रहे हैं, इसके मतलब कमाल किया। और कालाबाजारी भी हो रही है, जैसे आपने कहा हापुड़ में कालाबाजारी हो गई और सरकार को पता ही नहीं चल रहा है, कालाबाजारी भी हो रही है, भी सरकार इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार। अरे भाई, जो कालाबाजारी के बारे में पता चला, इसीलिए तो छापा पड़ गया ना सर, उसके बारे में पता चला, छापा इसीलिए पड़ा। अभी हम दिखा रहे हैं विजुअल्स भी, पुलिस कैसे पहुंच गई वहां पर रात के समय। मुझे ये बताइए कि उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी जानती है या नहीं जानती है? ऑफिशियल स्टैंड बताइए इस पर, क्योंकि मैं इस वक्त, हालांकि मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता से भी बात करूंगी, लेकिन शहजाद पूनावाला ने तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा हुआ है जिसमें वो आपके ही नेता की बात कर रहे हैं कि कैसे अब्बास हैदर, जिन्होंने 9 बजे के कार्यक्रम में ये क्लेम किया कि उनके घर में गैस नहीं पहुंच पा रही, और कैसे उन्होंने ऑन कैमरा उनका झूठ पकड़ा है, ये उन्होंने बता रखा है। मुझे बताइए इसका सच क्या है? देखिए, किसी को ऑन कैमरा झूठ पकड़ने की जरूरत नहीं है। कतार तो आप खुद ही दिखा रही हैं, तो हम आप ही का झूठ पकड़ लिया मैंने तो। इसके मतलब आप बेकार दिखा रही है, जो सिलेंडर वेंडर सब आप। सर, कतार से इनकार नहीं, आप सवाल या तो डक कर रहे हैं या आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे। मेरा सवाल ये है कि जो 32 जहां पर छापा पड़ा कालाबाजारी में, समाजवादी पार्टी के नेता लिप्त हैं या नहीं है? आप उस व्यक्ति को जानते हैं या नहीं जानते हैं? आपसे मेरा मतलब समाजवादी पार्टी से है। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर पहली बात तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, अगर मान लो पार्टी जानती भी है किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे पूरा उत्तर प्रदेश को हम लोग जानते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि कोई गलत करेगा तो हम उसका साथ देंगे। अगर कालाबाजारी है, पकड़िए, जेल में डालिए, कोई किसी को आपको नहीं रोकने वाला है। इस देश के अंदर में कालाबाजारी बंद होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब साफ है। इसकी आड़ में आप अपनी कमजोरी मत छुपाइए कि हमने एक आदमी पकड़ लिया तो इसके मतलब हमने कमजोरी पकड़, अब अपनी कमजोरी विपक्ष पे डालने की कोशिश कीजिए।
विपक्ष ने नहीं 60 रुपए बढ़ाया। 60 रुपए बढ़ने का मतलब समझते हैं कि आप सुनिए, ठीक है। बात पूरी होनी है। 60 रुपए बढ़ने का मतलब होता है कि एक मजदूर आदमी जो होता है, जो कमजोर आदमी होता है, वो सिलेंडर खरीद ही नहीं सकता। लाइन तो बात की बात है, जब 60 रुपए आपने बढ़ा ठीक है। एसएन सिंह जी, बड़ा आरोप है सर। आप पहले कालाबाजारी रोक कर तो दिखाइए। चलिए ठीक है, एक घटना में अभी तो उसका सच, उस पर पुलिस की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, पहले उस पर पिक्चर क्लियर हो जाए क्या है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग मिलकर कालाबाजारी कर रहे हैं। सर, क्या ऐसे केसेस क्या कोई इक्का दुक्का केस है, या वाकई आपके पास इसका कोई सॉलिड प्रूफ है? और अगर है तो रखिए एनडीटीवी के मंच पर। नहीं, भदौरिया जी को तो जवाब देना जरूरी है। जब जनता की सरकार है, सरकार जिम्मेदार है और सरकार आपके द्वार है, तो फिर काहे को शोर और हाहाकार है। चूंकि ये अफवाह फैलावटियां इस तरह की बातें करती हैं, बार बार सरकार करी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहे, हमारे वित्त मंत्री जी कहे, हमारे विदेश मंत्री जी भी कहे, और मैं भी आपके जिम्मेदार चंद कि निश्चित तौर पे पूरा वर्ल्ड एक क्राइसिस से गुजर रहा है। भारत पे भी उसका न्यूनतम असर पड़ा है, लेकिन भारत सरकार ने जो दूसरा रास्ता अपनाया है और देशों से गैस आयात करने का, तेल आयात करने का, और बार बार अपील किया जा रहा है कि इस क्राइसिस से निपट लिया जाएगा। कोई ऐसी पैनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां होती है जिनको मजा आता है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनको मजा आता है कि किस तरह से भारत का ऐसा चरित्र चित्रण किया जाए कि वहां तो लोकतंत्र ही नहीं है, वहां तो हाहाकार मचा हुआ है, वहां तो गैस ही नहीं। अरे भाई, जितनी गैस प्रतिदिन चाहिए था उतना गैस है, जितना पेट्रोल प्रतिदिन चाहिए था उतना है। हाँ, ये जरूर है कि जहां से गैस आता है, क्योंकि भारत में तो गैस बनता नहीं है, भारत में तो तेल आता नहीं है, लगभग 80% आयात किया जाता है। तो जहां से गैस आता है, जहां से तेल आता है, वहां पे वार चल रहा है, और वार का सिचुएशन। सर मुझे ये बताइए, ऐसी लाइनें, सर ऐसी कतारें जो हम भारत में देख रहे हैं, वैसी कतारें फिर रूस में और चाइना में क्यों नहीं लग रही हैं इस वक्त? चाइना में क्यों नहीं लग रही? चले, चाइना हमारा पड़ोसी देश है, चाइना में नहीं लग रही क्योंकि चाइना बेटर प्रिपेयर्ड है, उसके पास बेटर स्टॉक है, हमारे मुकाबले बेटर स्टॉक है। मेरा कहने का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि क्या हम बेटर प्रिपेयर्ड थे? विपक्ष अगर आप पर यह सवाल बार बार उठा रहा है कि जनता इस वक्त अगर लाइनों में दिखाई दे रही है, छोटी सी बात है सर, गैस एजेंसी को कॉल किया जाए अगर, तो क्या वो कॉल्स फौरन लग रहे हैं? क्या वो कॉल्स फौरन अटेंड किए जा रहे हैं? और ये जो मैं आपके सामने बिंदु रख रही हूं, आई एम श्योर आप भी बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे, आम लोगों से सड़क पर, ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि लोग परेशान हो रहे हैं जो लाइन लगाकर वहां पहुंच रहे हैं। नहीं, दो चीजें आपकी हो गई। ये तो आपने सरकार का कहा, कुछ सरकारें ऐसी थी जिस सरकारें में लंबी लाइनें लगती थी, वो कोई संकट नहीं होता था, कोई भी संकट नहीं था, ना कोई युद्ध था, ना कोई आपदा थी, तो भी लाइनें लगती थी। चूंकि इस सरकार में आने के बाद गैस जो है जी सभी लोगों को मिल जाता था, उनको कोई ओटीपी और कुछ नहीं कराना पड़ता था। आज जब सरकार ने कहा 21 दिन के बजाय 25 दिन, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, आपदा के समय लोग ऐसा करते हैं कि वो सोचते हैं कि कहीं युद्ध लंबा न चले, और हमारे घर में शादियां हैं, शादियों में 20-20 सिलेंडर रखते हैं, तो वो एक तरह से वो चाह रहे हैं कि हम किन्हीं न किन्हीं कारणों से 2-4 सिलेंडर भरा के रखें, जबकि बार बार चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, या प्रदेश की सरकार है, वो जिम्मेदारी से कह रही है कि कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अंशवत से इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आप लोग साजिशन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अंशवत, देखिए मीनाक्षी जी, मोदी जी तो महामानव है, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, जैसे वो 2024 के चुनाव में कहते थे, तो इसलिए उन लोगों को उनका दर्द पता ही नहीं। उनको क्या पता कि भैया जो एटीएम की लाइन पे नोटबंदी के समय पे लोग बाग लगते तो उनका क्या दर्द होता था, घंटों इंतजार करके तब जाके तो वो एटीएम तक पहुंच पाते थे। उनको क्या पता कि जब लोगों को कोविड के समय पे जो बेड नहीं मिलते थे, लोग बाग दम घोटते थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने की वजह से उनका दर्द क्या पता। उनको क्या पता कि आज लोग बागों के वहां पे क्या जो है एलपीजी सिलेंडर की कमी की वजह से क्या गुजर रहा है। हम रोज सुन रहे हैं कि कई जो गरीब परिवार उनके वहां पे रोज लड़ाई हो रही है कि भाई आज एलपीजी सिलेंडर नहीं है, आज जो है दाम बढ़ गया है, रोज लोगों के घर में लड़ाई हो रही है, माताएं बहनें जो चूल्हे पे जाने पे मजबूर है। लेकिन मोदी जी को क्या पता। अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता वो बता रहे थे कि 80% जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं तेल। आपको पता है 2022 तक मोदी जी ने कहा था कि हम क्रूड ऑयल का जो डिपेंडेंसी है उसको घटा के 67% करना चाहते हैं। लेकिन क्या किया आपने, 77.6% जो 2014 में होता था, आपने उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 88.6%। ये तो आपकी सरकार की कामयाबी है। आप इस पे क्यों नहीं करते? आपने भी जो आपको घटाने की आपको बात करनी थी, आपने तो बढ़ा दिया। प्रोडक्शन जो हमारा बढ़ना चाहिए था, आपने उसको घटा दिया। ये तो आपकी सरकार की कीर्तिमान है। लेकिन सच्चाई क्या है कि भारत का, और ये बात हम सब लोग जानते हैं कि भारत का 60% जो तेल है, एलपीजी रिक्वायरमेंट, अगर दुनिया में युद्ध छिड़ा है, विनीत जी, अंशवत्स, अगर दुनिया में युद्ध छिड़ा है
दुनिया में अगर युद्ध छुड़ा, और मानिए कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार होती इस टाइम पर देश में, फर्ज करिए आप ही की सरकार होती, क्या ओवरनाइट परिस्थितियां बदल देते आप लोग? रातों रात सब बदल जाता, रातों रात सब ठीक कर देते आप लोग? 10 दिन में, 12 दिन में सब अरेंजमेंट्स कर देते? हम लोग नहीं, हम लोग रातों रात नहीं ठीक कर देते, लेकिन सबसे पहला काम हम यही करते कि हम चुनावी रैलियों में जब आपकी जिस समय पर आपकी सरकारें हुई हैं, जिस समय पर आपकी सरकारें रही हैं, उस समय पर महंगाई को लेकर, उस समय पर इस तरह की चीजें नहीं हुई है क्या सड़कों पर? कितने किस्से बताने हैं बताइए? मैं जवाब हमें बता देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। अगर अगर हमारे समय पे इतनी देखिए, हमारे समय पे अगर बिना होता तो युद्ध हम के लोग क्या पूरे करते? देश के लोग लंबी कतारों में रहते थे, रात रात मीनाक्षी जी, मेरे से सवाल है आपका, तब जाके या सिलेंडर सवाल पर है? आते मुझे थे। बोलने तो आज तो दीजिए, युद्ध का मीनाक्षी जी, आपका। सिचुएशन है और ऐसी कोई बात नहीं, मैं वही नहीं पूछ रही है। हूँ उनसे, ठीक है लेकिन सर, सुन सब लेते हैं लोगों जवाब ने अगर। हाँ देखा है बताइए अंशवत, आप लोग रातों रात सब मीनाक्षी ठीक कर देते? और अगर कोई मैं बहुत कह रहा हूं बेहतर सजेशन है आपके पास, अगर बहुत अच्छा सुझाव है कोई, जो क्योंकि आपने कहा कि मोदी जी कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं सुन रहे, कुछ कोई उनके पास जानकारी नहीं है, कोई बेहतर सजेशन है आपके पास, ऐसा सुझाव जो वाकई देश की सरकार को अभी मैं फौरन वही बता रहा हूं, इंप्लीमेंट कर आप देना सुन- चाहिए? हाँ, देखिए मैं होता आपको क्या है ना, बता- मैं- क्रिटिसिज्म के लिए तो पूरी दुनिया आ जाती है, आलोचना के लिए नहीं, पूरी नहीं, दुनिया आ जाती criticism यहाँ है। पे चलिए मान लीजिए criticism आप ही की सरकार है, अपनी सरकार को एडवाइस कर दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर जी वही बता ये रहा हूं। कदम फौरन इंप्लीमेंट कर दीजिए। बताइए अगर ऐसा कोई पॉइंट है आपके पास तो। मैं क्रिटिसिज्म के बियॉन्ड बात कर रही हूँ। अक्सर लोग हाँ, कहते हैं ना टीवी criticism के डिबेट्स में, beyond ही कर नहीं रहा अक्सर होता है ना हूँ। टीवी डिबेट्स में आरोप प्रत्यारोप ज्यादा सुनाई देते आप हैं। मुझे बोलने तो युद्ध दीजिए, का आप युद्ध मुझे का समय बोलने है तो तो सजेशन दीजिए। पे बात कर लेते हैं। अगर कोई आप मुझे एक बोलने ऑनेस्ट तो सजेशन दीजिए, है आपके बोलने पास तो दीजिए, बताइए। तभी तो मैं बता पाऊंगा। मैं कह रहा हूं आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं कह रहा हूं सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चुनावी रैलियों में जाके संबोधन नहीं करते। हम अपने, जैसे कल मोदी जी अपने बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट बना रहे हैं, हम लोग वो नहीं करते। बिना युद्ध के, बिना किसी अरे आपदा सुन तो के, लीजिए, बिना अरे किसी भैया, महामारी के लंबी लाइनों में हम लोग लोग क्या खड़े करते हैं, हम लोग जो है लोगों को मतलब जाके हम लोग भी बताते हैं, उस लोगों दौर को से गुजरे, confidence में उसी लेने का दौर के काम हम लोग करते भी हैं। हैं। आपकी 80% तरफ चुनावी भारत रैलियों में में रहने जाके वाले संबोधन नहीं बच्चे करते। उसी दौर जैसे के लोग केरल में हैं आप कि वो तमिलनाडु में रात आप भर लोग कर रहे इंतजार हैं। करेंगे, आप फिर गैस जो है सिलेंडर आसाम में मिलेगा। जाके इस चुनावी समय रैलियों ऐसी को कोई संबोधित दिक्कत कर रहे नहीं हैं। और मैं हम आप लोग वो चीज सबसे भी नहीं निवेदन करते। कर रहा हूँ। हम लोग लोगों राहुल को गांधी जाके जी से भी बताने का निवेदन काम कर रहा हूँ करते कि हैं। आपको आज कोई सच्चाई क्या दिक्कत है? नहीं होगी। बहुत हुई जब महंगाई तक की एक मार की दोबारा मोदी पारदर्शी की बात ईमानदार करते थे। जवाबदेह ठीक जनता है। की महंगाई की सरकार मार है, पे क्या हुआ? जब तक मोदी जी तैयार है, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं विनीत होने जी, वाली है। सब्सिडी के साथ कोई दिक्कत विनीत नहीं जी, होने वाली है, अंशवत्स जो क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात कह रहे हैं, अंशवत्स कह रहे हैं यहाँ पर कि मोदी जी अपने दौरे हटा दें या जहां पे भी उनकी विजिट्स हो रही हैं उन सबको कम कर दें। पहली चीज तो ये करनी चाहिए थी। अब अगर मैं उल्टा सवाल ये पूछ लूं तो क्या विपक्ष के नेता भी अपने दौरे सीमित कर रहे हैं क्या? तो फिर ये बात हो जाएगी कि आप विपक्ष को ये बात कह रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, इस समय पर युद्ध का सिनेरियो जो चल रहा है, युद्ध की जो परिस्थितियां चल रही है, क्या भारत इकलौता देश है जहां पर क्राइसिस की स्थिति जमीन पर आ रही है? तो परेशानी किस बात की हो रही है यहाँ पर? ऐसा क्या है जो नहीं देखा जा रहा है ऑपोजिशन के द्वारा? मीनाक्षी जी, आप मुझे एक चीज आप बताइए। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, this is my turn, so let me speak. प्लीज इनको चुप कराइए। ठीक है अंशवत जी, अपनी बारी में बोलिएगा सर, आपको मैंने पूरा बोलने का समय दिया है, बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए। हाँ बोलिए विनीत जी। मीनाक्षी जी, अगर राहुल गांधी जी 260 यात्रा नहीं करते थे तो तेल और बचता था, उससे भी उनको रोक लेना चाहिए था। अब कुछ बातें हम बताते हैं मीनाक्षी जी, और जानना चाहिए हर किसी को जो पैनल में बैठा हुआ, और आपके माध्यम से दर्शकों को भी जानना चाहिए। 10 साल 20 साल में ऐसी घटनाएं घटती हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे ये जो हमारे सामने जो संकट आया हुआ है। सरकार उसके लिए बिल्कुल तैयार थी। आपको मैं बता दूं कि एलपीजी 60% हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं। अभी बात हो रहा था कि क्या देश ने एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाया है? 28% बढ़ा दिया गया है। और 60% का 90% जो आता है वो कतर से, सऊदी अरेबिया, यूएई से आता है। अब देखिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको डाइवर्सिफाई कर दिया। अगर हम 90% उन देशों पे आधारित रहते तो आज स्थिति और भयावह होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एलपीजी की परेशानी नहीं है, लेकिन वो परेशानी मोर और लेस भावनात्मक रूप से, मैं कमर्शियल गैस की बात नहीं करूंगा, घरेलू गैस में कोई भी परेशानी नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, हम नाइजीरिया से ले रहे हैं, हम अमेरिका से ले रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे अगर आप बात करें जियो पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें, हमारे फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो देखिए मुझे लगता है कि भारत एक लौता देश है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहला जो टैंकर जो है हमारे पास बॉम्बे पहुंच गया है, और भी 6-7 टैंकर वहां पे खड़े हैं। तो सरकार वो हर काम कर रही है ताकि देश की जनता परेशान नहीं हो। लेकिन उनका क्या कहिएगा जो होर्डिंग कर रहे हैं। अभी तो आपने कहा 32 सिलेंडर, मैं तो पढ़ा था कि 55 सिलेंडर हापुड़ में इन्होंने जमा कर रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विपक्ष जो है वो राजनीति करेगा मीनाक्षी जी, लेकिन राजनीति करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऐसा पैनिक क्रिएट कर दें कि लोग जो है भगदड़ मचा दें और लोगों के साथ कुछ घटना घट जाए। उससे हम सबको बचना चाहिए। और मैं कुछ बातें और बता दूं, इसके बाद मैं बात खत्म कर दूंगा। 10 सेकंड मीनाक्षी जी, देखिए देश जो है ना, अभी बात निकल के आई थी कि जो सरकार कहती है कि फॉसिल फ्यूल पे हम जो डिपेंडेंसी है अपना वो कम करेंगे। बिल्कुल सही कहा, रिन्यूएबल एनर्जी जो है पूरे विश्व में हम चौथे रैंक पे हैं, सोलर एनर्जी में तीसरे रैंक पे हैं।
सरकार नित्य प्रतिदिन उसके लिए कार्य कर रही है, और जो समय हमने निर्धारित किया है कि उस समय तक हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम ऊपर के रहेंगे। एसएन सिंह जी, मेरा आपसे एक बड़ा सवाल है, उसके बाद मैं अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगी। मुझे ये बता दीजिए सर, जहां पर कालाबाजारी हो रही है, कालाबाजारी करने वाले कौन हैं? गैस एजेंसी में अगर एक व्यक्ति बुक करता है अपने लिए सिलेंडर, एप्लीकेशन वहां जाता है, उसके बाद वो सप्लाई चेन में आगे सिलेंडर्स जा रहे हैं, ये होर्डिंग हो कैसे पा रही है सर? कहीं पर तो ये जो चेन ऑफ सप्लाई है, इसमें झोल है ना सर फिर। और अगर सरकार इसको नहीं रोक पा रही सर, नहीं, अगर सरकार उसको नहीं रोक पा रही अगर, तो फिर इसको स्वीकार करिए ना कैमरे पर आकर। ये कहना समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, ये कांग्रेस से जुड़ा है, ये इतनी जेनरिक में बात क्यों हो रही है सर? स्पेसिफिक्स में बात करिए। बीजेपी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कांग्रेस के कौन कौन से नेता लिप्त हैं, समाजवादी पार्टी के कौन से नेता लिप्त हैं। अगर कोई और XYZ ऑपोजिशन की पार्टी भी आप लोगों की नजर में है तो क्लियर कट पूरे देश के सामने पिक्चर रखिए। मीनाक्षी जी, 3 होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी विषय से ध्यान भटकाने के लिए या इस समस्या से ध्यान भटकाने के लिए जो है इस तरह के मुद्दों को निकाल कर ला रहे हैं? मीनाक्षी जी, 3 होती। पहले तो आपने कहा कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है। मैंने नहीं कहा, आपके नेताओं ने दावा किया। एसएन सिंह जी की आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक। चलिए ठीक है, उनसे फिर संपर्क करेंगे। हाँ, अनुराग जी। राष्ट्रीय प्रवक्ता औरिया जी यहीं बैठे हैं, तो हम लोग प्रूफ भी कर देंगे और ये मना नहीं। मैं बोल लूं मीनाक्षी जी? ठीक है, अगर एक बार इंपॉर्टेंट सवाल था, उसका जवाब अगर हाँ, एक सर इंपॉर्टेंट सवाल था, फिर सवाल मिस हो जाएगा। वो सवाल इंपॉर्टेंट था। हाँ बताइए, नाम बताइए, आप कब रिलीज करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो भी नेक्सस आप बोल रहे हैं? रिलीज करिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सारे नाम रखिए, कॉल डिटेल्स रखिए, कैसे कालाबाजारी हुई, क्या हुई, सारी जानकारी रखिए मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने। बताइए। नहीं, आपकी बात आप देखे होंगे, पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कोई छोटा आदमी नहीं, प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। लोग बात कर रहे हैं, कुछ इशू है, उनकी आवाज अभी आ नहीं रही है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, बोलिए। देखिए, सवाल है, आपने कहा अगर विपक्ष का नेता मान लो श्री अखिलेश यादव जी प्राइम मिनिस्टर होते तो पता क्या करते? उनका संबंध ईरान से भी अच्छा होता है, इजराइल से भी अच्छा होता है, अमेरिका से भी अच्छा होता है, रूस से भी अच्छा होता है, राजनीतिक संबंध अच्छे होते, विदेश नीति अच्छी होती, तो स्टेट ऑफ हार्मनी सर इंडिया अलायंस की नीति तो अच्छी हो नहीं पा रही है, नहीं होती। राहुल जी के साथ, ममता बनर्जी के साथ यहाँ तो बन नहीं पा रही है सर आप लोगों की इंडिया अलायंस के भीतर। कैसी बातें कर रहे हैं अनुराग जी आप? अरे आप ऑन अ लाइटर नोट कह रही हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट ऑन हार्ट, दिल पे मत लीजिए। ऑन अ लाइटर नोट कह रही हूँ कि इंडिया अलायंस में तो आप लोगों की बन नहीं पाती है ना। लोकसभा के लिए अलग अलायंस होगा, जब राज्य के भीतर आ जाएंगे तो अलग अलायंस होगा। सर जनता सब जानती है। से भटक रही हैं आप, इसे से भटक रही हैं। नहीं, मैं आपको याद दिला रही थी, अगर आपको लग रहा है कि ईरान से आपके संबंध, अमेरिका से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से सबसे अच्छे हो जाते हैं, अगर अखिलेश जी PM होते तो मैं तो इंडिया अलायंस की बात करूँ ना, कि केजरीवाल जी के साथ आपके अलग इक्वेशन होता है, ममता जी के साथ अलग होता है, राहुल जी के साथ अलग होता है। बात कर रहे हैं आप दुनिया की। अरे भाई, राष्ट्र की बात हो रही है, आप ही बोल लीजिए, फिर हम लोग क्यों आए यहाँ बोलने? अब हम बोल रहे हैं तो आपने अपनी रनिंग कमेटी शुरू कर। मैं कह रहा हूँ राष्ट्र की बात में अगर श्री अखिलेश यादव जी प्राइम मिनिस्टर होते तो ईरान से भी संबंध अच्छे होते, अमेरिका से भी अच्छे रखते, रूस से भी रखते, इजराइल से भी रखते, तो हमारा जो हमारे जो प्लान है, जो आराम से स्टेट ऑफ हार्मनी इजिली आ जाते, तो हमें किल्लत नहीं होती। अब आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी क्या कर रही है? एक तरफ अमेरिका के पीछे पीछे भागती है तो सबको निगलेक्ट कर देती है, फिर अमेरिका के पीछे भागती है तो ईरान से अपने रिश्ते, जो हमारे वर्षों से ईरान से रिश्ते हमेशा अच्छे रहे, 99 में, वो 1990 में, 99 में हमेशा मदद की उसने देश की। जब भी हमारा अगर पाकिस्तान से हमारा या यहाँ पे तालिबान से हमारे संबंध ठीक नहीं थे तो, लेकिन उसने हमेशा इंडिया का साथ देने की बात की। तो हमने अपने रिश्ते क्यों खराब किए भाई? अमेरिका के चक्कर में, इजराइल के चक्कर में सबसे रिश्ते खराब करते आप घूम रहे। लोकसभा में विपक्ष का नेता अखिलेश जी को बनाना था ना, कौन भुगत रहा है? जनता। लोकसभा में विपक्ष का नेता अखिलेश जी को बनाना था ना, फिर कह देते कि राहुल जी नहीं बनेंगे, अखिलेश जी बनेंगे, क्यों नहीं कहा? बात सुनिए, अब आप विपक्ष, दिक्कत है कि मैडम आप राजनीति से ऊपर ही आ ही नहीं सकती। आप बीजेपी की चाशनी में आप लोग इतना डूब जाते हो कि राष्ट्र की बात समझ में नहीं आ रही। अब आप चले गए लोकसभा। सर अब देखिए, मुद्दे का सवाल पूछ दिया तो फिर तकलीफ हो गई, बस यही तो बात है ना सर। अब राष्ट्र में लोकसभा कहाँ आ गया भाई? मैं तो तथ्यों पर पूछ रही हूँ सर, अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दे दीजिए। मैंने तो पहली कहा डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट। के बात को खत्म कर, मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं आप। मुद्दा सर पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या किससे पूछेंगे? राष्ट्र के नाम संदेश थोड़ा ना चाहिए यहाँ पर। हाँ ठीक है, अंशवत बताइए। उन्हें तो ठीक है, उनके पार्टी चीफ है अखिलेश जी, तो उनकी बात करेंगे और अखिलेश जी
जी तो लगातार ये कह ही चुके हैं कि फॉरेन पॉलिसी नीलाम हो गई, ये होगी, सब बातें उनके जो भी बयान आए हैं वो सब सार्वजनिक मंच पर मौजूद हैं। लेकिन इन सबके बीच आप अपनी हाँ ठीक है अनुराग जी, हो गया ना बात, हाँ ठीक है, हो गया, मैंने अरे नहीं नोट हुआ कर ना, लिया। आप रनिंग कमेंट्री कर रही, मेरी बात नहीं जा रही है, मुझे 10 सेकंड दीजिए। बिना सर हो गई बात आपकी, कंप्लीट हो गई, पूरी बात कंप्लीट हो गई। ज्यादा नहीं चाहिए, आप 10 सेकंड में चलिए कंप्लीट करिए। 10 सेकंड चाहते हैं 10 सेकंड में मैंने कहा अमेरिका एक तो हमारे पर कभी 150 का टैरिफ लगाता है, 150% लगाता है, कभी 18% लगाता है, कभी 125% लगाता है, फिर भी हम उसके पीछे क्यों घूम रहे हैं भाई? हम अपनी ताकत को क्यों नहीं एहसास करते? क्योंकि हम तो विश्वगुरु वाले लोग हैं। हिंदुस्तान तो वसुधैव कुटुंबकम का मजबूत देश है। हम क्यों अमेरिका के चक्कर में अपने ईरान से संबंध खराब कर लें? और उससे संबंध खराब करने की वजह से आज हमारा पूरा देश नुकसान में आ गया, पूरा देश भुगत रहा है। मीनाक्षी जी 10 सेकंड, ठीक है विनीत जी, नोटबंदी में लाइन लग जाते हैं। मीनाक्षी जी आप बार-बार कह अनुराग रही जी हैं ने तो कि पूरा you should फॉरेन not- पॉलिसी को फेल बता दिया है और ये भी बता दिया है कि अखिलेश जी होते तो बेहतर रिश्ते होते हमारे सबके साथ में। कतार वाली ये तो नहीं मान रहे हैं हालांकि कि इंडिया अलायंस में बेहतर होते या नहीं होते। चलिए हाँ ठीक है, विदेश में बेहतर होते। यहाँ पे भी टंडन आता है। अनुराग जी अब पूरी बात चली गई है, प्लीज अब सुन लीजिए ना, बोल लिया है आपने, अब आप रनिंग कमेंट्री मत करिए किसी और के बारे में, ठीक है? विनीत जी बोलिए। मीनाक्षी जी दिक्कत की बात है, हमें अरे तो आपको मीनाक्षी- ये तो करना पड़ता है। अरे सर चुप रहा जाए, हो गया। मीनाक्षी जी अभी आपने कहा कि अनुराग भदौरिया शुड नॉट टेक थिंग्स ऑन योर हार्ट। मुझे कहना है कि शुड टेक एवरीथिंग बाय हार्ट, क्योंकि अभी बात कर रहे थे अखिलेश यादव अगर प्रधानमंत्री होते। भाई अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे 2012 से लेकर 17 तक, तो उत्तर प्रदेश से बिजली गायब हो गई थी। और जिन जिन देशों का इन्होंने नाम लिया है सबके साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, प्रगाढ़ रिश्ते हैं। ईरान जो कभी हमारा साथ नहीं देता है, पाकिस्तान का हमेशा साथ देता है, उसके साथ भी रिश्ते हमने बना के रखे हैं। तभी इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री विच हैज बीन अलाउड द टैंकर टू पास। मैंने कहा एक टैंकर बॉम्बे पहुंचा है, 7 टैंकर और भी स्ट्रेट हॉर्मुज को पास कर रहे हैं। सियासत कीजिए, राजनीति कीजिए। सुनिए तो ना, सुनिए ना, सुनिए ना सर, सुनिए ना, प्लीज सुनिए ना। अपने समय में बोलिएगा, अरे अपने समय में बोलिएगा भाई। वन बाय वन प्लीज, एक एक करके। अंश बस आपके पास आ रही हूँ मैं, एक बार विनीत अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद अंश बोलेंगे, बाकी ऑडियो डाउन करिए, ठीक है? पेट में क्यों दर्द चालू होता है, सुनिए ना। अंश आपके पास आ रही हूँ, प्लीज वेट। मीनाक्षी जी अनुराग जी प्लीज वेट, अपनी बारी में बोलिएगा, आप बोल चुके हैं सर, प्लीज प्लीज सर। मेरा तो अनुराग जी, अपना मानना है। अनुराग जी मैं फिर मुझे मीनाक्षी जी, मजबूरन मेरा तो- ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, अच्छा नहीं लगता है, टीवी पर बैठे हैं, आपने पूरा अपना वक्तव्य दिया है सर। हाँ विनीत कंप्लीट करिए। मीनाक्षी जी मेरा तो अपना मानना है कि जो भी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है, कर्नाटका में ले लीजिए आप, बंगाल में ले लीजिए, लंबी लंबी लाइनें, मुझे लगता है कि ये फैब्रिकेटेड और ये खुद से मैन मेड यहाँ पे स्कैरसिटी किया गया है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार को देखना है कि होर्डिंग नहीं हो, जमाखोरी विनीत, नहीं लेकिन हो। फिर नहीं, ये बात गलत है विनीत, ये बात गलत। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मैन मेड होर्डिंग है, फिर मुझे ये बताइए जहां पर मैन मेड होर्डिंग है, सरकार तो वहां पर है ना, या तो आपके सहयोगियों की बीजेपी की सरकार है ना वहां पर, क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है? और अगर ये इनपुट्स पहले से आप लोगों के पास मौजूद हैं तो फिर तो और प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए एक्शन की। भेजिए लोगों को घर वापस, जो लाइनों में खड़े हैं उनको घर वापस भेजिए और बोलिए आपके घर पहुंच रहा है सिलेंडर, यहाँ आने की जरूरत नहीं है आपको। इंश्योर करिए ना, वो एश्योरेंस नहीं हो पा रहा सर, कहीं पर तो कमी है, ये मानते क्यों नहीं है आप लोग कहीं पर कोई कमी है? मीनाक्षी जी मैंने तो पहले ही कहा अपने वक्तव्य में कि ये जो घटना घट रही है ये बिल्कुल सही में संकट का कारण है, लेकिन ये मोर ऑफ ए इमोशनल नेचर, भावनात्मक रूप से लोग डरे हुए हैं। जब सरकार ने कहा है कि भैया घरेलू रसोई में कोई दिक्कत नहीं है, हमें कमर्शियल में मास सप्लाई हमने फिर से चालू कर दिया है। और अभी अपने बात की स्टेट सरकार की बात है, भाई स्टेट सरकार जो हमारे राज्य है, बीजेपी एलाइज रूल्ड सरकार है, वहां पे ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसी मारामारी नहीं है, ऐसे फटाफटी नहीं होना है। लेकिन अंशवत्स जी देखिए, सबसे पहली बात तो मीनाक्षी जी, जो भी आप अनुराग जी से पूछ रहे थे कि इंडिया अलायंस का तो खुद संबंध नहीं रहा, आप विदेश की बात करो पूरे देश की। आपको पता है जब हम 70 साल से, जब ये पूरा अभी जब कांग्रेस की सरकार रही थी, जैसा मोदी जी दावा करते हैं 70 साल से कांग्रेस और विपक्ष की सरकार रही थी, उस समय में भी तो हम नाम की गल रहे थे, हमारा जो रशिया के साथ भी संबंध था, अमेरिका के साथ भी संबंध था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था दोनों देशों के बीच में, उस समय पे क्या हमने नहीं करा था? जब हमने रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, क्या हमने अमेरिका को छोड़ दिया था? क्या बाकी देशों को, जब ईरान इजराइल के बीच में चलता था, क्या हमने किसी एक को छोड़ दिया था? तभी तो ये देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब तो हमने किसी को ऐसे नहीं किया। लेकिन आज जब बात कहना कि जब पीएम कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने मित्र अडानी को तो यूएस से छुड़वाना है, उनको इजराइल में जाके मेडल लेना है, उनको अपने मंत्री अब चीन को से बचाने, चीन की फाइल जब्ती पूरी को, इसलिए तो आज वो कॉम्प्रोमाइज हो कि इस देश के जो लोग हैं उनके साथ अब खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी जो ये एलजेपीआर के हमारे जो प्रवक्ता है, उन्होंने इस बात को ही गृह मंत्री ने संसद में विपक्ष के नेता राहुल जी की अटेंडेंस गिनवाई थी, उनकी मौजूदगी। उससे कुछ दिन पहले
विपक्ष में ही जो नेता सत्ता पक्ष से नेता सदन जो हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट टाइम्स बताए थे जब चर्चा के लिए आप लोगों ने नोटिस दिया या जिस समय पर आपने इशू उठाया, चाहे वो एसआईआर का था, 3-4 मसले उसमें और थे, जब विपक्ष ने वहां से वॉकआउट कर दिया था। सर अब आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं नहीं आप ये कह रहे हैं कि बात नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है। अगर आप लोग सदन में बैठेंगे नहीं, वहां से भाग जाएंगे, तो चर्चा कैसे होगी सर? कैसे चर्चा होगी? अब मुझे आप एक चीज बताइए, मोदी जी का अटेंडेंस का क्या? जब ये पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, आप चाइना चले गए। जब मुर्शिदाबाद जल रहा होता है आप विदेश चले जाते हैं। मणिपुर जो इतने टाइम से जल रहा है आप विदेश चले जाते हैं। जब प्रदेश जल रहा होता है, जब देश में आपदा आती है अब तो विदेश चले जाते हैं। ठीक है ना, फिर आप लोग एक काम करिए, आप लोग फिर अब आपस में बात करिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में बात करिए, और आप लोग आपस में बात करके तय करिए कि कोई नेता कहीं नहीं जाएगा। नहीं तो बंद कर दीजिए ना विदेश दौरे, फिर तो इसका मतलब किसी नहीं। आपकी जो बात है, थोड़ा मुझे तो समझ में आई नहीं। जो बात आपने अभी कही है कि प्राइम मिनिस्टर कहीं जाएंगे नहीं, किसी दूसरे देश के साथ टेबल पर नहीं बैठेंगे, कहीं कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष को पसंद नहीं है, कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं है, यही बात है ना। फिर नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, अभी तो मोदी जी को विदेश में नहीं जा रहे। कल रात को तो अपने उम्मीदवारों की वो चयन लिस्ट बना रहे थे, कौन ही संसद में आए? जब ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चल रही थी, सारे मंत्रिमंडल तो सदन में बैठे हुए थे, सर ना ही तो कोई मीटिंग हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा में मोदी जी एसएन सिंह जी के साथ हमारा संपर्क शायद टूट गया है, वो आई थिंक कार में थे ऑलरेडी। अगर वो रहते तो बेहतर आपकी बात का आंसर करते, लेकिन विनीत सिंह, हाँ ठीक है, अनुराग भदौरिया अपना पॉइंट रखिए, फिर मैं विनीत सिंह के पास जाऊंगी। अनुराग भदौरिया, देखिए ईरान के साथ जब हमने इतना पोर्ट बनाया, एसएन सिंह जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपने यहाँ पर अभी अंश वत्स के सवाल सुने होंगे सर। बाहर पोर्ट बनाना, अरे बोले आ रही है। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। आप मुझे दिख नहीं रहे थे हाँ स्क्रीन पर, इसलिए मुझे लगा शायद संपर्क कट गया। हाँ ठीक है, बताइए। एसएन सिंह बोलिए सर। मीनाक्षी जी अच्छी बात, देखिए 2-3 बातें। पहला तो ये युद्ध वो भारत और इजराइल के बीच नहीं है, भारत और ईरान के बीच नहीं है, भारत और अमेरिका के बीच नहीं है। ये युद्ध है वो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच है। चूंकि गल्फ कंट्री से भारत में बहुत सारे गैस और ईंधन और तेल आते हैं, इस नाते एक छोटा सा क्राइसिस उत्पन्न हुआ है। अब जिम्मेदारी क्या होती है? भारत के नागरिक होने के नाते सभी की जिम्मेदारी होती है कि संपूर्ण भारत में किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आती है तो पैनिक न होने पाए, इस नाते सरकार का साथ देना। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? उस व्यवस्था को उत्पन्न करना जिसके कारण से सभी के पास सुविधा पहुंचे। सरकार जिम्मेदारी इस बात को करेंगे कि हम गैस हो, हम तेल हो, वो सभी चीजों को सबके पास सुविधा से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ऐसी सरकारें जो बिना किसी युद्ध के समय, बिना किसी आपदा के समय लंबी कतारों में लोगों को खड़ी कर देती थी, उस पार्टियों को नहीं भरोसा है। जनता को इस बात पे भरोसा है, जनता इस बात पे मान रही है। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं और वहां देखिए चुनाव भी है, और इस बीच 2 दिन का प्रधानमंत्री का असम का दौरा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यहां पर बयानों के जरिए हमला बोला है। कांग्रेस एक स्पष्ट संदेश दीजिए कि अब घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। असम से निकला संदेश पूरे देश की आवाज बन जाएगा। साथियों, असम के विकास की गति को हमें निरंतर तेज करते रहना है, और मैं जानता हूं कि असम की जनता के आशीर्वाद से विकसित असम का संकल्प जरूर सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को फिर से विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असम के कोकराझार से आप सुन रहे थे। 2 दिन का उनका दौरा, विकसित असम का संकल्प जरूर सिद्ध होगा, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस झूठे वादों की दुकान है। घुसपैठियों के विषय को यहां पर एक बार फिर हाईलाइट किया। घुसपैठियों का विषय अपने आप में असम की राजनीति में इस वक्त चाहे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के बयानों को भी आप देखें तो जबरदस्त तरीके से वहां पर टॉकिंग पॉइंट है, और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री की स्पीच पे भी दिखाई दिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी वहां पर मंच पर मौजूद, सर्बानंद सोनोवाल को आप देख रहे हैं, पूर्व सीएम, और इस बीच प्रधानमंत्री ने यहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाते हुए जो स्टेटमेंट दिया, वहां पर उन्होंने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है।
इजराइल पर युद्ध का दबाव है, संकट के बादल गहरे हैं, लेकिन हाइफा पोर्ट अभी खड़ा है और उसका डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। अब सवाल है कि हाइफा पोर्ट को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। एनडीटीवी हाइफा पोर्ट पहुंचा। हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल ने हाइफा पोर्ट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। पश्चिम एशिया की फिजाओं में बारूद की गंध भरी है। एक तरफ ईरान के मिसाइल हमले हैं तो दूसरी ओर लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के रॉकेटों की बौछार। महायुद्ध के मैदान में एक और युद्ध लड़ा जा रहा है, इंफॉर्मेशन वॉर। सोशल मीडिया पर दावों और वीडियो की बाढ़ आई है। दावे हो रहे हैं कि इजरायल का अजेय कहा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया और हाइफा पोर्ट खंडर बन गया। इन्हीं दावों का सच खंगालने एनडीटीवी रिपोर्टर हाइफा पोर्ट पहुंची। इजराइल के हाइफा पोर्ट से लगातार एनडीटीवी इंडिया की स्पेशल कवरेज जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पर आ रही हैं। आपने टीवी पर या सोशल मीडिया पर तो ज़रूर देखा होगा कि हाइफा पोर्ट पे बहुत बड़ा हमला हो गया है, लेकिन हम जब एनडीटीवी यहाँ पहुँचा हमने देखा कि यहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ। यहाँ पर स्थिति सामान्य है और चीज़ें बरकरार जैसे किसी सामान्य दिन में चलेंगी वैसे ही चल रही हैं। दुनिया रोजाना महाजंग की भयंकर तस्वीरें देख रही है। तेहरान पर होते विध्वंसक हमले, ईरान का पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस को निशाना बनाना, लेकिन अगर कुछ सामने नहीं आ रहा तो वो है इजराइल पर हमले का सच। इसलिए सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की भरमार है जो खासकर हाइफा पोर्ट को लेकर भ्रम फैला रही है। हाइफा पोर्ट पर हमलों का सच क्या है और हमलों से बचने के कैसे इंतजामात हैं। पूरे इजराइल में जैसे ही बम धमाके होते हैं या ईरानी मिसाइलें आती हैं, साथ ही हिजबुल्ला भी अगर रॉकेट लॉन्च करता है तो यहाँ पर सायरन बजने लगते हैं, एडवांस वार्निंग आती है। हाइफा पोर्ट में भी ऐसे ही एक एसओपीज बने हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर सायरन आते हैं, हिजबुल्ला की तरफ से तो स्मॉल छोटे रॉकेट्स आते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी अगर बड़े मिसाइल दागे जाएं और ऐसा व्यतीत हो कि हाइफा को टारगेट किया जा रहा है तो यहाँ पर भी बॉम्ब शेल्टर्स ऐसे ही यहाँ के कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ऐसा ही छोटा एक बॉम्ब शेल्टर्स है। यहाँ पर आके आप अंदर देखिए, पूरा कंक्रीट से बना हुआ है और ये यहाँ पर इसमें छोटा सा दरवाज़ा दिया गया है, बहुत जो है भारी है। और ये है एक छोटा सा कंटेनर जहाँ पर ये बॉम्ब शेल्टर है। यहाँ पर करीबन 10 से 20-25 लोग आराम से यहाँ पर वेट कर सकते हैं, सेफ्टी के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई सायरन बजे या ऐसा व्यतीत हो कि हिजबुल्ला या ईरान की तरफ से जो है रॉकेट या मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा सेफ्टी के लिए एक मेजर यहाँ पर बनाया गया है। अभी तक जब भी यहाँ पर मिसाइलें दागी गई, कल रात को भी आपने 100 से ज़्यादा मिसाइलें यहाँ पर देखी, लेकिन चाहे वो नेवी की बात करें इजराइल में या फिर एयरफोर्स या आर्मी, पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुपर पावर अमेरिका के हमलों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं। इजराइल पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन दागे जा रहे हैं, तो क्या हाइफा पोर्ट भी टारगेट बना है? हमारी गतिविधियां सारी यहाँ पर नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। कोई भी इसमें हमने डिसरप्शन नहीं देखा है। हमें किसी भी तरह की कोई डैमेज नहीं हुआ है पोर्ट को, और किसी भी हमारे कर्मचारी को कोई भी इस इंजरी या और कोई तकलीफ नहीं हुई है। हमारा पोर्ट पूरे समय से ऑपरेशनली नॉर्मल चल रहा है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही चलते रहेंगे। हाइफा पोर्ट पर 700 से ज्यादा लोग काम करते हैं। अब सवाल था कि अगर ईरान की तरफ से हमला होता है तो हाइफा पोर्ट कैसे किले में तब्दील हो जाता है? हमले की हालत में कैसे लोगों को सुरक्षित किया जाता है? एसओपीज जो नॉर्मली इजराइल में होती है, होम फ्रंट कमांड है एक, वो एक वार्निंग इशू करता है, वो आपके ऐप पर आता है और लोग इमीडिएटली बॉम्ब शेल्टर्स में भागते हैं। आपके पास 6 से 7 मिनट का टाइम होता है। यहाँ पर हाइफा में क्या एसओपी है? हाइफा पोर्ट में खासकर आपके वर्कर्स जो है 100 की तादाद में यहाँ पर होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे। उनकी मुस्तैदी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए आपने क्या ऐसे एसओपीज रखे हैं? क्या सायरन्स यहाँ बजते हैं? क्या बॉम्ब शेल्टर्स में उनको रखा जाता है? जी आदित्य जी, हाइफा पोर्ट में हमारे करीब 700 कर्मचारी हैं। इन 700 कर्मचारी के अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पोर्ट में कार्गो ऑपरेशन की वजह से किसी भी समय 200 से 250 लोग बाहर से आते हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, कुछ बाहर कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं। सो किसी भी समय में यहाँ पे 700 से 1000 लोग के बीच की तादाद में पोर्ट के अंदर रहते हैं। हमारा
हाइफा पोर्ट में हमने शुरू से ही काफ़ी फोकस रखा है कि सारे जो हमारे कर्मचारी हैं, सारे विजिटर्स हैं, वो ट्रेंड रहें कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है। जैसा आपने कहा, इज़राइल में हम सबके पास एक ऐप है। इस ऐप में हमें एडवांस में हमें वार्निंग मिलती है अगर इन्होंने कोई मिसाइल डिटेक्ट किया है जो हमारी तरफ आ रहा है। इसके अलावा अब आप पीछे देखेंगे हमारे यहाँ पर एक सायरन है और हर एक बिल्डिंग में दूर दूर तक आप देखेंगे हमारे सायरन है। इसके अलावा हर एक बिल्डिंग में यहाँ पर एक शेल्टर है, एक बंकर बना हुआ है। ये बाय लॉ है। खतरा सिर्फ ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का ही नहीं है। लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार ईरान पर रॉकेट दाग रही हैं। चंद घंटे पहले इजराइल पर जोरदार हमला हुआ, तब हाइफा पर कैसी सिचुएशन थी? हमने देखा कि हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान से बहुत सारी मिसाइलें दागी गई। आप उस वक्त कहाँ थे और क्या आप भी यहीं पर मौजूद थे और आपने क्या किया उस वक्त? जी, मैं बिल्कुल इस पोर्ट में ही मौजूद था। कल शाम की करीब 6 बजे की बात है ये। हम सब पोर्ट में थे। पोर्ट नॉर्मली ऑपरेट कर रहा था। इनफैक्ट आप जो जहाज़ अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ये 5-6 जहाज़ ये कल भी काम कर रहे थे। हम नॉर्मल तरीके से काम कर रहे थे। हमारा जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया था वैसे ही हमारे अलार्म बजे थे। जैसे ही अलार्म बजा था, मेरा ऑफिस थोड़ा पोर्ट के बाहर है, वहाँ से उठ करके मैं ऑपरेशन सेंटर में आया था। ऑपरेशन सेंटर में हमारा एक SOP है कि कैसे आपने ऐसे सिचुएशन में डील करना है। हमारा सबसे पहले काम होता है कि आप जितने भी जहाज़ों पर काम हो रहा है या यार्ड में काम हो रहा है उनको रोक करके आपके जितने मैनेजर्स हैं वो सारे कर्मचारियों को इकट्ठा करके शेल्टर की तरफ रवानगी करते हैं। एक बार जब ये शेल्टर में पहुंच जाते हैं तो हम इनका एक हेड काउंट लेते हैं टू मेक श्योर कि सारे के सारे कर्मचारी आ गए हैं, कोई पीछे छूट ना गया हो, किसी को कोई चोट ना लग गई हो। एक बार सारे के सारे कर्मचारी जब आपके शेल्टर में पहुंच जाते हैं और अगर हमें इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि कोई पीछे छूट गया है जिसके लिए हमें कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करनी है, उसके बाद हम उस शेल्टर से मॉनिटर करते रहते हैं। लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पर ऑपरेशंस जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं और आप देख सकते हैं कैसे ये क्रेन जो है यहाँ से इसको उठा रही है और इसको दूसरी जगह पर ले जा रही है। हाइफा पोर्ट से इजराइल को उसकी जरूरत की चीजें सप्लाई होती हैं। हमलों से सप्लाई चेन पर कोई असर पड़ा है? मेरे पीछे आप ये शिपिंग देख सकते हैं। यहाँ पर गेहूं जो यहाँ पर लाया जाता है, इजराइल में बहुत गेहूं नहीं उगता, तो गेहूं की बाहर से अमेरिका से और बहुत जगहों से लाया जाता है। तो ये मशीनों से आप देख सकते हैं शिप से गेहूं निकाला जा रहा है। एक सक्शन पाइप से इसको अंदर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है और पूरे इजराइल में ये गेहूं जो है फिर आगे ले जाया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो अलग ही जंग जारी है जिसमें कहा जा रहा है कि हाइफा पोर्ट पे पूरी तरीके से तबाही हो गई है। ऐसा सच नहीं है। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के मैसेजेस जो आपको आते हैं आमतौर पे, उनको बिल्कुल बारीकी से आप पढ़िए जरूर, लेकिन विश्वास ऑफिशियल हैंडल्स को ही कीजिए। हाइफा पोर्ट पर समंदर के बीच तैरते बड़े बड़े कार्गो, लोगों की चहलकदमी सब सामान्य होने का प्रमाण थे। ये पोर्ट भारत और इजराइल की दोस्ती का भी गवाह है।